आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है दुखदाई बुढ़ापा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम बाबूराम है, वह आगरा शहर के निवासी हैं और वह मिलिट्री से रिटायर हो चुके थे। उनके पद के बारे में मुझे ठीक से पता नहीं, पर ये मालूम था कि वह मिलिट्री में किसी अच्छी पोस्ट से ही रिटायर हैं। वह अपनी पत्नी शांति जी के साथ आगरा में रहते हैं। उनकी 5 बेटियां हैं और सभी की शादी हो चुकी है। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। उनकी 2 बड़ी बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही है। बाबूराम जी के यहाँ उनका आना जाना होता रहता है। बाकी 3 बेटियों का ससुराल आगरा से बाहर है और उनका अपने मायके में आना साल में 1-2 बार ही होता है। सभी लोग अपनी जिंदगी में अपनी अपनी जगह खुशी से रहते हैं। बाबूराम जी और उनकी पत्नी शांति अपना जीवन यापन बाबूराम जी की पेंशन से ही करते हैं और अपनी पेंशन से वह दोनों ही बहुत ही अच्छा जीवन जीते हैं। उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ से अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। बाबूराम जी की पत्नी शांति जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो जाता है और बाबूराम जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट जाता है। इस बुढ़ापे में वह बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। शांति जी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को बाबूराम जी की चिंता सताने लगती है कि इस संसार में अब वह अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू और उनका ध्यान कौन रखेगा। काफी सोच विचार के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी रीमा यह निष्कर्ष निकालती है कि उनके रहने का एक पक्का इंतजाम कर दिया जाए। उनके घर पर एक काम करने वाली बाई रख दी जाए, जो कि उनके घर का और उनके खाने पीने जैसी सभी बातों का ध्यान रखेगी। सभी लोगों को उसकी बात ठीक लगती है। 2-4 दिनों के अंदर ही काम करने वाली बाई का इंतजाम भी कर दिया जाता है। काफी दिन बीत जाने के बाद सभी बेटियां अपने अपने घर वापस चली जाती हैं। आखिर वह भी कब तक रुक पाती। सभी की अपनी अपनी घर गृहस्थी है। उनके ससुराल जाने के बाद अब बाबूराम जी अपने घर में बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। उनसे बात करने वाला और उनके सुख दुख सुनने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने आदि का ध्यान रखने के लिए ही रखा गया था, ना कि उनके सुख दुख बांटने के लिए। शांति जी के जाने के बाद शुरू में तो दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते थे, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति उनके पास अपना समय खराब करने नहीं आता था। बाबूराम जी भी अब अपनी इस परिस्थिति से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। शांति जी के जाने का उन्हें इतना सदमा था कि वह भी किसी से बात नहीं करते थे, ना ही किसी के पास जाते थे। बस कभी कभार किसी का फोन आ जाता तो उनकी बात हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यह महसूस होता था कि वह अपनी दुनिया में खुश हैं। ये बात अलग है कि शांति जी का उन्हें दुख है, पर हकीकत उसके विपरीत थी। बाबूराम जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। इतनी खराब कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। इस बात से वह मन ही मन और कमजोर होते जा रहे थे। बाबूराम जी की बेटियों को उनके बीमार होने की खबर मिलते ही 5 बेटियां उनसे मिलने चली आईं। बीमार पिताजी को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या करें, उनका ख्याल कैसे रखें।
सभी की अपनी अपनी गृहस्थी थी। कोई भी हमेशा के लिए उनके पास नहीं रह सकता था, पर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही था। बहुत सोच विचार करने के बाद सब इस नतीजे पर पहुंचे कि अब से पापा हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहें। बाबूराम जी के इस घर को बेच दिया जाए, इससे उनकी देखभाल हो जाएगी। उनके इस फैसले में उन सभी बेटियों के पतियों ने भी अपनी अपनी सहमति दी। सभी ने यही कहा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सबके साथ रहें। वह खुश रहेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात बाबूराम जी को बताई गई। इस बात को सुनकर उन्हें थोड़ा दुख लगा, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उन्होंने उस घर में अपने जीवन के सभी अच्छे बुरे दिन देखे थे। इसलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसलों को मानने के अलावा बाबूराम जी के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है, कम से कम मुझसे बात करने वाला तो कोई होगा। बाबूराम जी का अपना बरसों पुराना घर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, उसे आनन फानन में बेच दिया गया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने अपने उस घर को बेचने की सहमति दे दी। उस घर को बेचने के बाद बाबूराम जी की सबसे बड़ी बेटी ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह जाने को राजी हो गए। बाबूराम जी भी उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे। हालांकि अपने घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। रीमा के घर 2 महीने गुजारने के बाद वह उससे छोटी बेटी के घर जाने वाले थे। इस प्रकार वह हर बेटी के घर 2-2 महीने के लिए रहने वाले थे। बाकी बचे 2 महीने वह अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ बिताने वाले थे, क्योंकि साल तो 12 महीनों का होता है। कोई भी उन्हें 2 महीने से ज्यादा रखने के लिए राजी नहीं था। बाबूराम जी खुशी खुशी रीमा के साथ मथुरा रहने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर रीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया। उसके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। बाबूराम जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जीवन काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। रीमा ने बाबूराम जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दिया। उनकी जरूरत की सभी चीजों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से व्यवस्थित कर दिया गया। कमरे में ही अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। बाबूराम जी भी उसकी की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन रीमा और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज भी इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को जरूरत है, उसे भी प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला कोई है। बाबूराम जी का मन रीमा के घर में उसके और उसके परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए प्यार और अपनेपन से लगने लगा था। उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा था। बाबूराम जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों से वह बहुत खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था। वह सभी से रीमा के घर अपने खुश रहने की बात करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब तक बाबूराम जी को रीमा के घर रहते हुए 1 महीना गुजर चला था। परंतु अब बाबूराम जी का मन रीमा के घर पर नहीं लग रहा था। बाबूराम जी मन ही मन अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदार और सबसे ज्यादा अपनी पत्नी शांति को याद किया करते थे। वह किसी से कुछ कहते नहीं थे, पर मन ही मन में
वहां पर घुटन महसूस करने लगे थे, क्योंकि अब रीमा और उसके बच्चे बाबूराम से वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह बाबूराम जी के घर आने पर शुरू में करते थे। रीमा के पति बाबूराम जी की इज्जत नहीं करते थे। एक दिन जब बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे पूजा पाठ कर रहे थे, तभी रीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास ही बैठ गई और उनके पूजा पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर बाबूराम जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहां से इसे मेरी याद आ गई। वह सोचने लगे कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, क्योंकि बाबूराम जी के बहुत बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं आती थी। ज्यादातर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर इसे मुझसे कोई काम है। बाबूराम जी ने अपना पाठ खत्म किया और रीमा से कमरे में आने का कारण पूछा। रीमा कई तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी, पर बाबूराम जी ने उसे टोकते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आने को कहा, क्योंकि वह उसकी बात से समझ रहे थे कि यह कुछ कहना चाहती है। रीमा ने भी बाबूराम जी के कहते ही बिना समय गवाए अपनी बात को कहना शुरू किया। रीमा ने कहा कि उसके पति कह रहे थे कि आपको किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वह ये कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। रीमा के ऐसा कहते ही बाबूराम जी के दिल को जोरों से धक्का लगा, क्योंकि बाबूराम जी अच्छे से जानते थे कि उनके उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वह चुपचाप बैठे रीमा की सारी बातें सुनते रहे। रीमा ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी। बाबूराम जी का दिमाग तो सुन्न अवस्था में चला गया था। बाबूराम जी ने थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके रीमा से सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा जिसमें उन्हें रखा गया था, क्योंकि वह समझ चुके थे कि वह उनसे कमरे में रहने का किराया लेना चाहती है। रीमा ने भी एक ही झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का भी पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। बाबूराम जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आंखों को नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे ये सब बोल सकती है। वह बैठे हुए सोचने लगे कि वह सब प्यार, वह अपनापन, मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वह सोचने लगे कि रीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता? आखिर वह मेरी बेटी है। वैसे भी माँ बाप मरते दम तक बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो क्या मैं रख लेता? मैं तो उसके साथ दुगना व्यवहार करता, पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे अपने साथ लाई थी? यह सब बातें उनके दिमाग में बार बार चल रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। यह सब सोचते सोचते वह जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे आज बाबूराम जी को रीमा के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। बाबूराम जी का मन अब तक रीमा की तरफ से पूरी तरह से बुझ गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। उन्हें इस घर में 2 महीने से किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांगकर तो कभी कोई दुखड़ा रोकर, कभी बच्चों के नाम पर। बाबूराम जी को इस घर में पूरी तरह से पैसे निकालने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बाबूराम जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का था कि इस घर में उन्हें रीमा के पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी किराएदार की तरह से ही रखा गया था। घर में उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी मंजू को वहां से ले जाने के लिए कहा।
बाबूराम जी के फोन करते ही मंजू और उसके पति रमेश उन्हें लेने के लिए रीमा के घर पहुंच जाते हैं। वैसे भी अब बाबूराम जी को रीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब नंबर के हिसाब से उन्हें रखने की बारी मंजू की थी। बाबूराम जी भी मंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले। वहां पर रहूंगा तो कभी कभार किसी ना किसी दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि मंजू आगरा में ही रहती थी। मंजू बड़े ही प्यार से बाबूराम जी को अपने घर लेकर गई। मंजू के घर पहुंचते ही उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। मंजू के 2 लड़के थे। बाबूराम जी के घर पहुंचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। मंजू ने भी बाबूराम जी को एक अलग से कमरा दिया और उस कमरे में भी उनकी पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखा गया। उनकी जरूरत का एक एक सामान उस कमरे में व्यवस्थित किया गया। वह कमरा भी अटैच बाथरूम वाला था। बाबूराम जी सब कुछ उसी तरह से उन सभी चीजों और इंतजामों को देखकर जिस तरह से सीमा के घर में उन्हें दिया गया था, कुछ हैरान थे। बाबूराम जी उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए बाबूराम जी ने ना चाहते हुए भी मंजू से उस कमरे का किराया पूछा। बाबूराम जी ने मंजू से बड़े ही दबे सुर में कहा कि मुझे पहले ही बता देना बेटा कि खाने पीने का और इस कमरे का खर्चा कितना आएगा, जिससे बाद में किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो। मंजू ने बाबूराम जी को हैरानी से कहा, पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं आपसे जहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूंगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं। आप जहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना घर समझकर रहिए। मंजू ने कहा, पापा आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या, कोई भी बेटी अपने माँ पापा से उनके रहने या खाने पीने का पैसा लेगी? उसकी इस बात को सुनकर बाबूराम जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने मंजू से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता है? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने ही किया है। मंजू को कुछ समझ नहीं आया। उसने बाबूराम जी से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। बाबूराम जी के साथ जो कुछ भी रीमा के घर पर हुआ, बाबूराम जी ने वह सब बातें एक एक करके मंजू को बताई कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ वहां पर किया जाता था। यह सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर मंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच समझ ही नहीं पा रही थी कि रीमा ऐसा कर सकती है। उसने रीमा से बात करने के बारे में सोचा कि उसने ऐसा क्यों किया, पर बाबूराम जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेकार में बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। मंजू ने उनकी बात को मान लिया और बात को वहीं खत्म कर दिया। अब बाबूराम जी मंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहां पर किसी भी प्रकार की ना कोई परेशानी थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। मंजू के घर पर उनकी जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। धीरे धीरे बाबूराम जी रीमा के घर की बिताई पुरानी कड़वी बातों को भी मंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। मंजू के घर पर भी उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने वाले ही थे। बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। मंजू के घर पर बाबूराम जी का दिल बहुत अच्छे से लग गया था, पर वहां से जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पापा को सभी ने 2-2 महीने के लिए ही बांटा था। मंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही मंजू बाबूराम जी के कमरे में आकर उनके पास बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ समय बिताना चाहती थी।
मंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की, उनके साथ खूब सारा समय बिताया। मंजू के ऐसा करने से बाबूराम जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मंजू को सीने से लगा उसको बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। ऐसा करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद मंजू का पति भी उसी कमरे में आ गया जहां पर वह दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। उसके हाथ में एक डायरी थी जो कमरे में आते ही उसने मंजू के हाथ में पकड़ा दी। मंजू ने उस डायरी को लेकर बाबूराम जी को पढ़ने के लिए दे दिया। बाबूराम जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर रमेश से पूछा कि यह किसकी डायरी है, इसमें क्या है और उन्हें क्यों दी गई है। मंजू ने बाबूराम जी को डायरी पढ़ने के लिए कहा। बाबूराम जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे। उसे पढ़ते ही बाबूराम जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डायरी को देखते और कभी मंजू और रमेश को देखते। डायरी को पढ़ते ही वह दंग रह गए। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतना प्यार करने वाली उनकी बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में जब से बाबूराम जी उनके घर पर रहने के लिए आए थे, उस समय से अब तक का जो भी खर्चा हुआ था, उस सारे खर्चे का हिसाब लिखा हुआ था। उस डायरी में एक एक पैसे का हिसाब था। उनके कमरे की सुख सुविधा, उनके कमरे का बिजली का बिल, आने जाने में पेट्रोल का खर्चा, घूमने फिरने के लिए टिकट का खर्चा और भी ना जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। बाबूराम जी कहाँ गए, उन्होंने कितना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय के साथ लिखा गया था। यह सब देखकर बाबूराम जी के दिल पर बहुत आघात हुआ। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को तो मैंने घर के बिकते ही सब कुछ इनमें बांट दिया था, तो अब इन सबको बूढ़े बाप से क्या चाहिए। वह अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने मंजू से कहा कि मैं तो समझ रहा था कि यह सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। यह सब बूढ़े बाप के लिए नहीं, उसके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी रही होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे नहीं खाने पड़ते। मंजू ने बड़े ही आराम से कहा कि इसमें इतना रोने वाली क्या बात है पापा। जब आप रीमा को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने तो वही मांगा है जो आप पर खर्च किया। जब आप रीमा का घर भर रहे थे तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, थोड़ा बहुत आप हमें दे भी देंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। मंजू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बाबूराम जी को एक झटका लगा। वह सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इसके मन में इतना जहर है। बाबूराम जी अब कुछ भी समझने की परिस्थिति में नहीं रह गए थे। मंजू ने बाबूराम जी से कहा, मुझे पता है पापा, आपने कब कब और क्या क्या रीमा को दिया है। उसके बच्चों की कॉलेज की फीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, रीमा को सोने की अंगूठी बनवा कर दी। मुझे देने में क्या परेशानी है। बाबूराम जी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची है। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है। बाबूराम जी अब अपनी सोचने और समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन पर एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे।
यह सब बातें बोलकर और बाबूराम जी के हाथ में चेक पकड़ाकर मंजू और रमेश कमरे से बाहर चले गए। बाबूराम जी को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन सब की बातों में आकर मैंने बरसों पुराना अपना घर बेच दिया। अब बाबूराम जी का मन सभी बच्चों से हट गया था। वह किसी के पास नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी उनकी जरूरत नहीं है। सभी को मेरी हर महीने की आ रही पेंशन चाहिए। सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं। सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज्यादा हड़प ले। उनका ये बूढ़ा बाप जिए या मरे उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वह सोच रहे थे कि रीमा के घर धोखा खाने के बावजूद भी मैंने मंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से उन्हें माफ कर दिया था। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में ही कोई कमी रही होगी या तो किसी के दबाव में आकर उसने वह सब किया होगा। पर आज मंजू ने तो उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से ना निकलते बने और ना ही उगलते बने। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वह क्या करें, कहां जाएं। सोचने लगे कि यह जीवन किसी काम का नहीं है। उनकी किसी को जरूरत नहीं है। वह आज बहुत ही दुखी थे। वह सारी बातें अपने मन में सोचे जा रहे थे। तब बाबूराम जी को मंजू के घर पर रहते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे। उसने अपनी छोटी बहन निधि को बाबूराम जी को अपने साथ ले जाने के लिए फोन कर दिया था। मंजू के फोन करते ही निधि और उसके पति दूसरे दिन ही सुबह सुबह बाबूराम जी को लेने मंजू के घर पहुंच गए। बाबूराम जी अब निधि के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर चाहते हुए भी वह ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने के लिए हामी भरी। वह अब अच्छे से जानते थे कि इसे भी मुझ बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप के नाम आ रही हर महीने की पेंशन की जरूरत है। उन सब बेटियों के लिए बाप उनकी साइड इनकम था जिसे बस जरा से दिखावे से ही कमाया जा सकता था। यह सारी बातें बाबूराम जी के दिमाग में चल रही थी। सब कुछ जानकर भी वह कुछ करने लायक नहीं थे। निधि के घर रहने के लिए वह अपना सामान लेकर तैयार हो गए। निधि गांव में रहती थी। वह लोग कुछ घंटों का सफर तय करके घर पहुंच गए। बाबूराम जी ने मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह ही निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी बाबूराम जी को अटैच बाथरूम वाला कमरा दिया गया, सभी सुविधाओं के साथ। और हाँ, जहां पर एक चीज ज्यादा दी गई थी वह था उनका नौकर। मोहन को बाबूराम जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि बाबूराम जी यह भली भांति जानते थे कि उसकी तनख्वाह उन्हीं से वसूली जाएगी, पर सब कुछ जानते हुए भी उन्हें यह तसल्ली थी कि कम से कम उनसे बात करने के लिए कोई तो उनके पास होगा। बाबूराम जी ने अपना मन मारकर वहां पर रहना स्वीकार कर लिया था। बाबूराम जी के कुछ दिन तो निधि के घर पर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे। शुरू शुरू में तो मोहन उनके साथ ही रहता था, उनसे बातें करता। कभी कभार वे घर से बाहर सैर करने के लिए जाते तो मोहन उनके साथ ही रहता। बाबूराम जी भी मोहन को अपना अच्छा साथी मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि कम से कम वह इस घर में उसके साथ तो अपने सुख दुख साझा कर सकते हैं। पर निधि और उसके पति द्वारा धीरे धीरे करके मोहन को बाबूराम जी से अलग कर दिया गया। वह बाबूराम जी के साथ कम और उनके घर के काम ज्यादा किया करता था। बाबूराम जी के पास तो वह सिर्फ नाम के लिए ही दिखाई देता था।
वैसे भी बाबूराम जी यह तो पहले से ही जानते थे कि उनके यहाँ पर रहते हुए ऐसा दिन आएगा, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाएं वही अच्छा है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद बाबूराम जी ने मोहन को अपने पास कमरे में आने को कहा। मोहन उनके बुलाने से उनके पास आया। मोहन के कमरे में आते ही बाबूराम जी ने मोहन से पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। बाबूराम जी को इतने दिन साथ में बिताने के कारण मोहन से लगाव हो गया था। वह तो उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांटने लगे थे, पर मोहन के इस व्यवहार के कारण वह निराश हो गए थे। ये कहते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले ही ज्यादा बात नहीं करता था। कम से कम मोहन था उनके पास जिससे वह बात कर लेते थे, पर उसने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। वह उसके इस तरह से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे। उनके इस प्यार और उनकी उदासी को देखते हुए मोहन ने बाबूराम जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे निधि और उसके पति ने सिर्फ उनके नाम का फायदा उठाते हुए उसे अपने काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताने हैं, उसके बाद तुम वही काम करना जो हम बताएंगे। मोहन की बातों को सुनकर बाबूराम जी को बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद भी वह उन लोगों के ही काम करता था और तनख्वाह बाबूराम जी ही देते थे। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे कि यह कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं है, जबकि सभी को पता है कि बाप ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं। उसके बाद तो वहां आना नहीं जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता। इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर आए भी या नहीं। 2 महीने तक अच्छे से नहीं रख सकती हैं। वह सोच रहे थे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, और यह सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। बाबूराम जी कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में निधि उनके कमरे में आई और उसने बाबूराम जी को तैयार होने के लिए कहा। बाबूराम जी ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, पर वह कुछ नहीं बोली और कमरे से चली गई। बाबूराम जी थोड़ी देर तक तो सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना है, पर कुछ सोचकर तैयार हो गए। सभी लोग एक कार शोरूम में गए। शोरूम के अंदर जाते जाते निधि ने बाबूराम जी को बताया कि हम लोग कार खरीदने के लिए आए हैं। बाबूराम जी और सभी अंदर जाकर कार पसंद करने लगे। निधि के पति और उसका बेटा कार पसंद कर रहे थे कि तभी निधि ने बाबूराम जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। बाबूराम जी उसकी बात को समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कह रही है। बाबूराम जी उसे हैरानी से देखने लगे। निधि ने बाबूराम जी को बोला कि पापा, ये कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें कार तक नहीं लेकर दे सकते? बाबूराम जी उस शोरूम के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे। वह बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। बाबूराम जी के बाहर आते ही निधि भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास आ जाती है और उन्हें तरह तरह के बहाने देकर उनसे कार के लिए चेक पर साइन करवा लेती है। बाबूराम जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। निधि तो अपनी दूसरी बहनों से भी कहीं ज्यादा चालाक निकलती है। वह तो बाबूराम जी को बातों में फंसाकर कार गिफ्ट करवा लेती है। जब यह बात दूसरी बहनों को पता चलती है कि निधि ने तो सीधा कार ही बाबूराम जी से ले ली है, तो सभी अपने अपने तरीके से सोचने लगती हैं, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज्यादा चाहिए था। अब तक बाबूराम जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज रोज के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालबाजियों से ऊब चुके थे।
वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहां पर वह अपने जीवन के बचे हुए कुछ पल और अपना बुढ़ापा आराम के साथ गुजार सकें, जहां पर ना किसी की चिक-चिक हो और ना ही किसी की कोई चालबाजी हो। वह बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपना आगरा का बरसों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वह तो पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगे थे। उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी किसी भी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह सब तो बस इसी में लगे हुए थे कि कैसे और किस तरीके से अपने ही बाप को लूट सकें। बाबूराम जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। बाबूराम जी ने उन्हें अपनी सारी तकलीफों के बारे में फोन पर बातचीत करके बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्धाश्रम रहने की सलाह दी कि वहां पर तुम्हारे दिन सुकून से तो जाएंगे। बाबूराम जी को अपने दोस्त के वृद्धाश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं भी किसी के बारे में क्यों सोचूं। बाबूराम जी ने सोचा कि जिसकी जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे के बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। वृद्धाश्रम में मेरे जैसे ना जाने कितने लोग मुझे मिलेंगे, सुख दुख बांटने वाला कोई तो होगा। बाबूराम जी ने सभी की तरफ से मोह तोड़ दिया था। ना ही अपनी बेटियों से और ना ही उनके बच्चों से कुछ जुड़ाव रह गया था। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। वह आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वह अपने बड़े भाई दयाराम जी से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे, इसलिए वह वृद्धाश्रम जाने वाली बात दयाराम जी को बताना चाहते थे। बाबूराम जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी। इसी वजह से वह दोनों भाई आपस में ज्यादा मिल नहीं पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन दोनों भाइयों के ना मिलने से आपस में दोनों में जरा भी प्यार कम हुआ हो। बाबूराम जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो जाते हैं। वह उन दिनों की बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वह और उनके बड़े भाई दयाराम जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने ही रोज रोज की कलह से बचने के लिए अलग अलग रहना ही ठीक समझा था, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर अपने भाई से बात करने के लिए फोन लगाते हैं। जैसे ही उनके बड़े भाई दयाराम जी को उनके फोन आने की खबर का पता चलता है तो इस बात से खुश होकर वह फूले नहीं समाते। उनके लिए वह पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता है। दोनों भाइयों की आपस में बात होती है। बात करते हुए दोनों भाइयों के गले भर जाते हैं। दोनों भाई जल्द से जल्द मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते हैं। बाबूराम जी के फोन करते ही दयाराम जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने आने के लिए बुलाते हैं। उनकी यह बात सुनते ही बाबूराम जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं के स्वर में तब्दील हो जाती है। बाबूराम जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं। फोन पर उनसे 2 दिन बाद मिलने आने का तय करते हैं। दयाराम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। वह अपनी पत्नी, अपने 2 बेटे, 2 बेटियां, सभी लोग एक संयुक्त परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। बाबूराम जी के 2 दिन बाद ग्वालियर आकर मिलने की बात वह अपने घर में सभी को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर बाबूराम जी से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। उनके आने की तैयारियां होने लगती हैं। बाबूराम जी के आज आने का दिन है। उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनके रहने के लिए कमरा तैयार किया जाता है।
सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत में लगे हुए हैं। बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने को बेताब हैं, क्योंकि उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी बहुत सारी चॉकलेट जो लाकर देते थे। बाबू राम जी की गाड़ी आने का समय हो जाता है और वह कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पर पहुंचते ही उनका बहुत ही सम्मान से स्वागत किया जाता है। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। दोनों बहुएं, दोनों बेटे और उनके बच्चे उन्हें यह एहसास ही नहीं होने देते कि वह इन सभी लोगों से कई सालों बाद मिल रहे हैं। बाबू राम जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो जाते हैं। बाबू राम जी को उनके इस प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से वह सभी से अलग हुए थे और इतने सालों में उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी बस 1-2 बार फोन पर ही बात हुई थी, कभी बच्चों की शादी होने तक का व्यवहार निभाया था। बाबू राम जी की पत्नी शांति जी के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था। बाबू राम जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। उन्होंने अपने वापस जाने की बात करी। उनके वापस जाने वाली बात को सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उन सभी के साथ रहने की कसम दी, क्योंकि वह सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वह उन सब से कई सालों बाद मिले थे। बाबू राम जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वह कुछ दिन उनके साथ रहने की बात को मान जाते हैं। उसके बाद सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। एक साथ मिलकर सब बहुत अच्छा समय बिताते हैं। रात होते ही वे दोनों एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं। तभी बाबू राम जी से उनके भाई उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। बाबू राम जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह अपने मन में सोचते हैं कि उन्होंने तो कोई भी बात किसी को नहीं बताई, तो इन्हें कैसे मालूम कि मैं बहुत दुखी और उदास हूँ, और इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। बाबू राम जी अपनी सोच में ही खो जाते हैं। दया राम जी उन्हें आवाज लगाते हुए अपने हाथ से उन्हें हिलाते हैं। उनके ऐसा करते ही बाबू राम जी की चेतना लौट आती है, और तब बाबू राम जी अपने भाई से पूछते हैं कि आपको यह कैसे पता कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही दयाराम जी बोले कि अगर सब कुछ सही होता तो यूं बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफर करने के लिए नहीं भेज देता। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है, और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। तभी बाबू राम जी अपने भाई को अपने ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। बाबू राम जी अपनी एक एक लड़की के द्वारा किए गए एक एक गलत व्यवहार को पूरे विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं। ये सब बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। दयाराम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे बेटियां अपने ही बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। उनका ये सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह से व्यवहार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं पाता है। बाबू राम जी ने साथ ही अपने वृद्ध आश्रम में रहने की बात भी उन लोगों को बताई। बाबू राम जी के वृद्ध आश्रम में रहने की बात सुनते ही दयाराम जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। दयाराम जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि अभी मैं मरा नहीं हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा।
उन्होंने कहा कि अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। बाबूराम जी ने उनकी बात को सुनकर कहा कि नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। क्या कभी तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? बाबूराम जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर थोड़ी तसल्ली तो हुई, पर वह मन में यह सोचने लगे कि शायद प्यार में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। दूसरे दिन बाबूराम जी की कही गई सारी बातों को दयाराम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय बाबूराम जी अपने कामों में व्यस्त थे। जब दयाराम जी सभी को यह बातें बता रहे थे, दयाराम जी सारी यह बातें उनकी गैर हाजिरी में ही करना चाहते थे, जिससे बाबूराम जी को अपमान महसूस ना हो। घर के सभी लोगों ने दयाराम जी की सारी बातों को सुनकर बाबूराम जी को खुशी खुशी अपनाने की बात करी। सभी लोगों की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, और यह सारी बातें वह बिना स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को भी नहीं पता था कि उनकी कितनी पेंशन है, या उनका क्या बैंक बैलेंस है, या उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। यह सब बाबूराम जी को अपनाना चाहते थे, ना कि उनकी हर महीने की आती पेंशन को। दयाराम जी की कही गई सारी बातों को उनके परिवार ने बिना किसी भी आपत्ति जाहिर किए मान लिया था। इसलिए दयाराम जी को आज अपनी परवरिश, दिए गए संस्कारों और अपने बच्चों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया, और साथ ही साथ उनकी बहुओं ने भी बाबूराम जी को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे और उसकी पत्नी ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा तक दे दिया। बाबूराम जी के बड़े भाई दयाराम जी बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे। वह सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आम आदमी की तरह ही दयाराम जी के घर में सिर्फ इतनी जगह ही थी कि उसमें सभी के पास अपना एक एक कमरा था। घर इतना बड़ा नहीं था कि बाबूराम जी को अलग से कमरा दिया जा सके। इसी वजह से दयाराम जी के बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे बाबूराम जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसे ही यह बात बाबूराम जी को पता चली, उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया और अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में एक चारपाई पर सोना उचित समझा। बाबूराम जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत है, ना कि किसी बड़े से कमरे की। इस घर में ना कोई अलग से बड़ा कमरा था और ना ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था जैसा था सब बाबूराम जी के सामने था, पर बाबूराम जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। इज्जत और सम्मान के साथ साथ सभी बड़े और बच्चों में सभी के प्रति प्यार था, वह भी सब बिना किसी स्वार्थ के। दयाराम जी के घर में बाबूराम जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं भी बाहर जाता तो हमेशा उनसे पूछा जाता कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दें। बाबूराम जी को भी अब इन सभी के अपनेपन और प्यार की आदत होती जा रही थी। उनका मन सबको कहीं भी छोड़कर जाने को नहीं करता था। बाबूराम जी को हमेशा यह डर सताया करता था कि आखिर वह कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। ये सोचकर तसल्ली करते थे कि जितने भी दिन जहाँ पर हैं खुश होकर अपने दिन रात बिताएं। दयाराम जी के घर सुविधाओं की कमी थी, पर कभी भी किसी ने भी उन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दी। सभी लोग चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। दयाराम जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद कभी भी किसी ने भी बाबूराम जी को एक भी पैसा खर्च नहीं करने दिया। बाबूराम जी जब भी पैसे देने की बात करते, घर में सभी लोग उनसे नाराज हो जाते थे, क्योंकि सभी लोगों के लिए वह उनके घर का ही हिस्सा थे। अब बाबूराम जी को अपने भाई के घर रहते हुए कई महीने हो चुके थे और किसी ने भी अभी तक उनसे कोई पैसा खर्च नहीं करवाया था,
ना ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान सम्मान, प्यार, अपनापन सब कुछ मिल रहा था, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि इस जगह अभी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच कर खा गए होते। बाबूराम जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फोन करती हैं, लेकिन बाबूराम जी को अच्छे से मालूम है कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही है, उन्हें तो अपनी साइड इनकम की याद आ रही है, जो बिना कुछ किए उन सबको मिल रही थी। बाबूराम जी यह सारी बातें बैठे बैठे सोच रहे थे। यह सब बातें याद करते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाबूराम जी कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में दयाराम जी कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाबूराम जी तुरंत अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उन्हें छुपाना चाहते हैं, पर वह ऐसा कर नहीं पाते। दयाराम जी उन्हें रोता हुआ देख लेते हैं और वह घबराकर बाबूराम जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। बाबूराम जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। बाबूराम जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देख वह उनसे पूछते हैं कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ है, या किसी ने कुछ कहा है, या किसी की कही गई बात उन्हें बुरी लगी है। बाबूराम जी अपने भाई को बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ पर तो सभी लोगों से वह प्यार और खुशी मिली जिसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। समय पर खाना, वह भी सबके साथ मिलजुल कर खाना, समय पर दवाई और भी ना जाने क्या क्या। और तो और इस बात का ख्याल तो मैं कब से अपने मन से निकाल चुका था कि कोई अपनी जिंदगी के फैसलों में मेरी राय लेगा, पर मुझे इस घर में वह सम्मान भी मिला कि मैं भी अपनी राय दूं। यह सब मेरे लिए किसी सपने को जीने से कम नहीं है। बाबूराम जी ने बोला, मैं तो कब का अपने बच्चों के किए गए व्यवहार के कारण अपनी जिंदगी से हार गया था, पर यहाँ पर आप सभी के साथ ने मुझ में भी जीने की उम्मीद जगाई है। अब मुझे इन सब से डर लगता है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं अपने बाकी के दिन कैसे काटूंगा। मैं अब और ज्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। बाबूराम जी के यह सब कहने के बाद दयाराम जी ने कहा कि अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अब हम दोनों एक साथ मरते दम तक इस घर में ही रहेंगे। तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। बाबूराम और दयाराम जी बस नाम अलग हैं, तन अलग हैं, पर मन एक ही है। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो और तुम्हारे कारण इस घर का खर्चा बढ़ गया है, तो इस घर से तुम नहीं मैं जाऊंगा। दयाराम जी की यह बात सुनते ही बाबूराम जी की आंखों से थरथर आंसू बहने लगे। वह अपने भाई से गले मिलकर रोने लगे और ऐसा करने से वह अपने आप को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई से कहा कि जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मेरी लड़कियां आज वाकई में पराई हो गई हैं। और जिनसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी उनके सिर पर एक प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वह बच्चे, वह बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। बाबूराम जी बोले कि किसी ने सच ही कहा है कि आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहां एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसे से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी ही होती जा रही हैं। उन्हें भी माँ बाप से ज्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। बाबूराम जी ने कहा कि मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही हैं जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है। जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुएं जिन्हें हम कभी अपना नहीं समझते, वही बहुएं सास ससुर के साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है?
सेवा हमेशा बहुएं ही करती हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। बाबूराम जी बोले कि यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं कि आज के समय में लड़का लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज में एक समान है। वह चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के हिस्से करना। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो वहीं लड़कियां भी बुरी हैं। जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं। बाकी सब कुछ एक समान है। आज बाबूराम जी हमारी इस दुनिया में नहीं हैं। वह मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, ना ही उनकी किसी बेटी के घर और ना ही किसी वृद्धाश्रम में। पर कहते हैं कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहां पर जाने से नहीं रोक पाए। बाबूराम जी ने अपने बुढ़ापे के दिन दयाराम जी और उनके परिवार के साथ ही बड़े प्यार और खुशी से बिताए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।